मामला लेकर आ जाती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये जिस तरह से आज इस मामले को उठाया गया है और जिस तरह की बात की जा रही है, मुझे ज़ाती तौर पर फील ऐसा हो रहा था कि मुखालिफत में इतनी आगे चले गए हैं कि कौम की सलामती के इश्यूज इस तरह से इस ज़बान में डिस्कस हो रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का एक वक्त होता है और वो अली मोहम्मद खान साहब ने जो बाद में जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक था कि उस वक्त एक वक्त था। मुझे आज भी वो क्लिप याद है, वो हमने बल्कि कल परसों शायद चलाया भी सही समय पे कि जब वज़ीर आज़म साहब ऐलान कर रहे हैं अभिनंदन की वापसी पर, कहा तो डेस्क बजाए जा रहे हैं। भाई अगर आपको उस वक्त कोई मसला था, एतराज़ था, तो उसी वक्त बता उसी वक्त देते। कहते चले उस वक्त बिल्कुल। आपको नहीं ख्याल रहा, उससे अगले दिन बता देते, उससे अगले दिन पूरा हफ्ता सेशन चलता रहा। अभिनंदन की वापसी को अब इतना जमाना गुजर चुका है, हम और मामलात में पड़े हुए हैं। इससे बड़ी जो एक बड़ी चीज हुई है वो आज अमेरिका के साथ जो भारत ने डील की है, जिसके जरिए अमेरिका उसको को वो जोग्राफियाई डाटा देगा जिससे वो कहीं भी हमला कर सकता है। वो बात खतरे की बात है, वो डिस्कस होना चाहिए थी, उस पर हमें परेशान होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं जनाब अभिनंदन को वापस। देखिए, पर्सनली मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन में कहूं तो मुझे भी लगता है अभिनंदन को इस तरह से भारत के हवाले नहीं करना चाहिए था। ये डर कि भारत फुला वक्त पे 9 बजे रात को हमला करेगा, तो हमने चूड़ियां तो नहीं पहन रखी। हमारी पाक फौज और हमारी पाक एयरफोर्स ने पहले अपना लोहा मनवाया है, हम उनका मुकाबला करते। लेकिन ये जो अपोजिशन ने एक बेवक्त की रागनी बजाना शुरू कर दी है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही है। अगेन देखिए, फिर जब दीगर कुव्वतें या जब फिर दीगर लोग अपोजिशन पे कुछ इस तरह के इल्जामात लगाते हैं कि देखें जनाब ये तो अपोजिशन वाले तो भारत का एजेंडा टो कर रहे हैं, अपोजिशन वाले जो कुछ कर रहे हैं उसको भारत को फायदा होगा, फिर ऐसे इल्जामात को तकवीत मिलती है ना। आप मौका खुद दे रहे हैं उन अनासिर को कि वो आप पे आपकी मुहब्बुल वतनी पे कहीं ना कहीं उंगली उठा दें। ये फिर इनका अपना कसूर है। बिल्कुल। अच्छा, साथ ही मुझे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आप भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो खुशामदीद मैं कहती हूँ आपको। सर, जिस तरह से इस मामले, वालेकुम अस्सलाम सर। सर, जिस तरह इस मामले को, अभिनंदन के मामले को जिस तरह अयाज सादिक साहब ने पेश किया, क्या वाकई सर ऐसे खदशात थे कि अगर हम अभिनंदन को ना भेजते तो जंग शुरू हो सकती थी? सर देखें, जंग तो छोटी सी हुई है इसमें तो। जब जहाज कोई क्रॉस कर दे बॉर्डर और आगे से आपके जहाज जो है जाएं और अपने अहदाफ को निशाना बनाएं, तो जंग तो हुई है, छोटी सी जंग थी। लेकिन देखें, आप वैसे ही हम मंतकी तौर पे देखते हैं इसको, हम उस लिहाज से नहीं। जब आपने दुश्मन का एक ऑफिसर पकड़ लिया और वो आपका कैदी बन गया, तो यही वो एक्शन है जो आपने दिखाना होता है दुनिया को भी और दुश्मन को भी, कि हम में ये अहलियत है कि आपका जहाज भी गिराया, हमने आपका पायलट भी पकड़ लिया। उसके बाद पूरे मीडिया ने देख लिया, उसकी कवरेज हो गई, उसके बाद उसकी क्या वैल्यू है? अगर हम मिसाल के तौर पे 1 साल रखते अभिनंदन को, तो हम क्या करते? दूसरी ये जो बात है कि जी एक थ्रेट के तहत उसको वापस किया गया, तो वो तो साफ ज़ाहिर है कि जिन लोगों को मालूमात नहीं है वो ऐसी बातें कर सकते हैं। बात यह है कि मिसाइल थ्रेट था और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने आपको बर वक्त बता दिया था कि जी इस किस्म का थ्रेट डेवलप कर रहा है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरे ख्याल अभी तो ये ओपन बात है। आर्मी चीफ ने फौरी तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं दुनिया के, उनको एकदम अलर्ट किया कि देखिए हमारी तरफ से जवाब जाएगा और डबल या ट्रिपल जवाब जाएगा। आपको हम पहले बता रहे हैं कि ये इस किस्म का थ्रेट मौजूद है। उससे वो थ्रेट रुका था और इस वजह से नहीं था कि भी अभिनंदन को वापस करना है या नहीं करना। कभी एक बंदे के पीछे भी जंगें होती हैं, कितने लोग गलती से क्रॉस कर जाते हैं, कुछ पकड़े भी जाते हैं। आए रोज कोई ना कोई जासूस पकड़ा होता है, कुछ अभी हमने पकड़ा हुआ है। सर, वो ऑलरेडी पुलवामा की कंटिन्यूटी चल रही थी जो ये वाला मामला हुआ था फिर। हाँ जी, वो जो भी है, बहरहाल ऐसे नहीं होता। वो जो मेरे भाई कह रहे हैं अली, वो सही कह रहे हैं कि ज्यादा इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि अभी जो अमेरिका और उसका मुआहदा हुआ है, तो हमें अपनी खारजा पॉलिसी, अपनी दिफाई पॉलिसी, अपनी बाकी पॉलिसीज को जरा देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि हमें अभी क्या करना है आगे। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन उसमें भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है जब आप अपनी टेक्नोलॉजी के अनुसार किसी और की टेक्नोलॉजी पर करते हैं, अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर, तो साफ ज़ाहिर है आपको फायदा तो होता है। सर, आप कह रहे हैं इसमें भी खालिद साहब, आप कह रहे हैं इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका और भारत के दरमियान हसास मालूमात के मुआहदे में सर टारगेट तो चीन को बताया जा रहा है, लेकिन सर यकीनन इसका नुकसान पाकिस्तान को ज्यादा होगा। जिन टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है उनके इस्तेमाल से सर वो पाकिस्तान के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकती है? जब मैं परेशान की बात कहता हूँ तो उसका ये मतलब है कि भाई हम जो हमारी फौज है, जो हमारी प्लानिंग है, वो
क्या है वो इसीलिए तो है कि जो जो डेवलपमेंट दुश्मन की तरफ हम उसका जवाब तैयार करें। परेशानी तो तब होती है ना जब हमारे पास किसी चीज का जवाब ना हो। अगर अमेरिका उनका दोस्त है, ज्यादा गहरा बन रहा है, तो चीन के साथ हमारी भी दोस्ती है, उनके पास भी इस किस्म की टेक्नोलॉजी। और सबसे जरूरी बात जो मैं बता देता हूँ, और मेरा ख्याल इतनी वो सीक्रेट बात नहीं है, कि हमारे मिसाइल अपने अहदाफ खुद तलाश करने की पूरी अहलियत रखते हैं जी। हमें इस सिलसिले में किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उनको भी ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं जब आप जियो स्पेशल आपकी मालूमात आप शेयर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनको ये एक एडवांटेज होगा। हम इसका जरूर कोई तोड़ निकाल लेंगे, और अच्छा हुआ हमें पता चल गया वक्त पर, और हम इसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लेंगे। तो जब दुश्मन दुश्मनी निकालता है तो उसमें परेशानी के बजाय काउंटर प्लानिंग की जरूरत होती है। तो ये एक सीरियस डेवलपमेंट है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके पेश नजर हमें ये देखना है, हम जरा दोस्तों और दुश्मनों में तमीज करना सीख लें, और ये देख लें कि कौन कौन किस किस वक्त हमें दगा दे रहा है। जैसे भी FATF का मामला हुआ है और चीजें हुई हैं, जो अफगानिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, तो सबको एक ही तराजू में रखना, सबको बराबर समझना, ये हमारी गलती है। इस पर हमें सोचो विचार करनी चाहिए कि हम मालूम करें कि हमें अपनी पॉलिसी कैसे इस्तेमाल करनी है, चाहे वो दफाई पॉलिसी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो। अल्लाह ताला के फजलो करम से जो हमारे पास चीजें हैं वो सिक्का बंद है, हमारी अपनी बनाई हुई है। सर जो जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, जिन मिसाइल्स की आप बात कर रहे हैं सर, वो मिसाइल समा टीवी ने उसकी रिपोर्ट्स चलाई है, और वो इंडिया में बाकायदा प्रोजेक्ट की जाती हैं, वो रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं कि पाकिस्तान के पास किस तरह के कितने खतरनाक मिसाइल्स हैं और कैसे हदफ का ताक़ुब किया हुआ है। सर ये जो आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, हमें अपनी जो पॉलिसी है उसको बेहतरीन करना चाहिए। तुर्की को अगर देखा जाए तो बड़ी गर्मजोशी से पाकिस्तान का हर मामले पर साथ दे रहा है। आर्मी चीफ भी अभी उनसे मिले वहां पर जाके। तो सर आपको लगता है कि ये वाली जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है, यहाँ पर तुर्की भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है इस मामले पर भी? देखिए जी, जो ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, वो एक तो वो है जो कि अपनी किताबों में अमरीकियों ने लिखे हैं और बरतानिया ने लिखे हैं, और हमारे बहुत सारे लोग उनको कोट करते हैं कि ये कोई पक्की दुश्मनियां और दोस्तियां नहीं होती, बल्कि इंटरेस्ट होते हैं, जो कि बड़ी हद तक दुरुस्त है। ज्यादातर दुनिया उसी पर चलती है। लेकिन कुछ ममालिक के दरमियान ऐसे ताल्लुकात भी होते हैं जो इस प्रिंसिपल से मावरा है, और वो एक पीपल टू पीपल एक जब अफिनिटी पैदा हो जाती है तो उसका बिल्कुल एक और पैराया निकलता है जी। तो तुर्क अवाम और पाकिस्तानी अवाम का एक जो आप समझे कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, खिंचाव है, मतलब खिंचाव गलत मैं कह रहा हूँ, अट्रैक्शन है, एक दूसरे की तरफ ही आते हैं, प्यार है, मोहब्बत है, एक तारीखी जो है ना हमारे लिंक्स हैं। तो वो बिल्कुल आप सही कह रही है, जरूर मदद पहले भी जो हुए हैं, जो भी मामलात होते हैं सारे बताए नहीं जाते। ममालिक मलेशिया, इंडोनेशिया और कुछ इस्लामी ममालिक एक दूसरे की मदद करते हैं, और इसमें बिल्कुल तो तुर्की मदद करेगा, सबसे ज्यादा चीन मदद करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अगर कोई भी गुजन पहुंचे तो चीन के ऊपर भी उस पर हरफ आता है। और ये सारी चीजें देखने की इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम ये ऐसा जवाब देंगे कि याद रखेंगे अगर उन्होंने कोई शरारत। और सर जितने जवाब दिए वो तो भूल नहीं पाते, तो अगले जवाब के लिए भी फिर भारत को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए इंशाल्लाह। अली, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ट्रंप से मिले थे, जो मुलाकात हुई थी, उसमें ट्रंप साहब का एक वर्ड कि अगर पाकिस्तान और भारत चाहे तो मैं कश्मीर के मामले पर सालिसी कर सकता हूँ, सालिसी का किरदार अदा कर सकता हूँ। लेकिन अब जो ये मुश्तरका एलामिया सामने आया है अमरीका और भारत का, यहाँ पर दहशतगर्दों का जिक्र है, लेकिन कश्मीर के लिए एक लफ्ज नहीं बोला गया, और फिर वो सालिसी की बात, और हमें समझाया जाता रहा है कि अमेरिका जी सालिसी का किरदार अदा करेगा या चाहता है कि सालिसी करे। वो सालिसी का किरदार और उसकी जो ऑफर है तो वो उसी दिन खत्म हो गई थी, जब आपको याद होगा कि इंडिया का नेशनल डे था जब, और मोदी गए हुए थे अमेरिका जी, और उन्होंने वहां पर एक स्टेडियम में खिताब किया था, और वहां पे अमेरिकी सदर भी आए थे स्पेशल अपीयरेंस देने अपनी, और वहाँ पे जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की थी, तो वो उसी वक्त हमारा भरम जो था वो टूट गया था। अगर किसी को ख्वाहिश या किसी को उम्मीद थी भी सही कि अमेरिका कोई न्यूट्रल किरदार अदा करेगा, वो हमें पहले भी शक था, अब यकीन हो गया। एक बात। अच्छा, दूसरी बात मैं इतने बता दूं, जो आप जनरल साहब से सवाल पूछ रही थी, मैं डिफेंस एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन एक समझबूझ बतौर पाकिस्तानी जो मुझे थोड़ी बहुत आई, देखिए अगर चीन ने खुद को प्रोटेक्ट करना है, अगर ये सारी की सारी एक्सरसाइज भारत और अमेरिका मिलकर चीन के खिलाफ कर रहे हैं,
तो चीन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करे, पाकिस्तान को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं, पाकिस्तान को इक्विप करे। मैं समझता हूं अगर चीन चाहता है उसका सी पैक कायम रहे, उसका सी पैक, उसका ये जो फ्लैगशिप मंसूबा है वन बेल्ट वन रोड का सी पैक, अगर वो उसको महफूज रखना चाहता है तो उसके लिए पाकिस्तान को मजबूत होना पड़ेगा और वो भी चीन उसकी पाकिस्तान की हेल्प करे। देखिए अगर ये भारत की ख्वाहिश है कि चीन को वो नीचा दिखा सके, सिर्फ लद्दाख में नहीं, फिर वो हर सूरत कोशिश करेगा गिलगित बल्तिस्तान में भी, कश्मीर में भी, जहां जहां से सी पैक गुजर रहा है, बलूचिस्तान में भी, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब यहाँ पर देखें उन ममालिक को जो पाकिस्तान से दोस्ती का दम भरते हैं, खासतौर पे चीन, पाकिस्तान ने बड़ा कुछ चीन के लिए अपना रिस्क पे भी डाला हुआ है, तो चीन को भी चाहिए, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ये अपनी ख्वाहिश को एक्सटेंड करना चाहिए कि जनाब ऐसी टेक्नोलॉजीज में आप भी हमारे साथ मुआहदे करें। और आई एम श्योर हो सकता है खुफिया मुआहदे हो भी, हो सकता है ऐसी टेक्नोलॉजी हमने एक्सचेंज भी की हो या इससे बढ़कर की हो, लेकिन मैं समझता हूँ अवाम को हौसला देने के लिए, अवाम को बताने के लिए हमारी क़यादत को असेंबली में खड़े होकर अभिनंदन डिस्कस नहीं करना चाहिए, उनको ये डिस्कस करना चाहिए कि अभी जो भारत आने वाले मामलात में हम कितने तैयार हैं, ये इसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अली, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, एक और भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कैबिनेट में एक बार फिर गालिबन तब्दीलियां होने जा रही हैं, तो ये जो अपोजिशन की जानिब से एक तासुर ये दिया जाता है कि हुकूमत अभी मैच्योर है, समझ नहीं पा रही है, 2 साल गुजर गए हैं, कैसे काम करना है अभी तक समझ नहीं पा रही है। तो ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो तासुर है, इसको मजीद तकवीत नहीं मिलेगी कि अभी तक एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, 2 साल गुजरने के बाद फिर कैबिनेट में रद्दोबदल हो रही है? आपके सवाल में ही आपका जवाब है किरण, और ये बात आपकी ठीक है। गो कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा तो यही जाता है कि जनाब हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ये तब्दीलियां करते हैं, मगर तब्दील करने में और रीशफल करने में बड़ा फ़र्क है। मतलब आमिर कियानी साहब को अगर आपने हटाया है क्योंकि अद्वियात में मसाइल पैदा हुए थे, अद्वियात की कीमतें बढ़ी थी, तो आपने उनको एक और ओहदा दे दिया। अगर आपने वो मिनिस्टर साहब का नाम अभी जुबान पर नहीं आ रहा, जिनको इस वजह से हटाया कि गैस की कीमतें 400% बढ़ गई और गलत स्लैब्स बना के आपने आवाम की जेबों पर डाका डाला, तो बजाय इसके कि उनको सजा दी जाती, आपने उनको एविएशन की मिनिस्ट्री दे दी। अच्छा, गुलाम सरवर खान को तो आपने उनको वो दे दिया। अब ये जो रीशफलिंग होती है ना, ये कैबिनेट की बुनियाद, ये फिर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं हो रही। इसका मतलब साफ जाहिर है कि आप शायद मुझे से हम घर में अपने फर्नीचर की सेटिंग से बोर नहीं हो जाते। हम कहते हैं ये सोफा उठा के वहां रख दो, ये बेड उठा के यहाँ रख दो, तो इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो यही कुछ किया जा रहा है। ये मेरे ख्याल है ये सिर्फ एक आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ होता है। फिर इस ख्याल को जो अपोजिशन बहुत ज्यादा जिसको प्रमोट करती है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि आप खुद मुतमईन नहीं हो पा रहे। अली, आपकी तजज़िये को बड़ा एंजॉय किया है खालिद साहब ने, तो मैं चाह रही हूँ जरा जाते जाते आप भी कमेंट कर दें सर इस चीज़ पर। आपको लगता है आप मुत्तफिक हैं जो अली बात कर रहे हैं, या फिर कैबिनेट में अगर ये रीशफलिंग हो रही है या रद्दोबदल हो रहा है, तब्दीलियां हो रही हैं, सर ये दुरुस्त हो रहा है, मतलब ये मफाद में है हुकूमत के लिए भी और आवाम के लिए? रीशफलिंग पे तो मैं बात करूंगा जब रीशफलिंग होगी, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल हर जगह कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, और मैं दोबारा कह देता हूँ आपके प्रोग्राम में, जब तक निज़ाम यही चलेगा, जब तक मशीनरी यही है आपके पास काम करने वाली, जब तक आपके पास यही पुलिस है, यही ब्यूरोक्रेसी है, यही इंस्टीट्यूशंस हैं, आप सोने का बंदा ला के बिठा दें हर मिनिस्ट्री में, काम नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आनी है। आपको मुल्क को छोटे सूबों में बांटना है ताकि ये गवर्नेबल पीसेस बने, तब जाके ये बाकी काम होंगे। ये मेरा अंदाजा है, कोई माने या ना माने। आप शफल करते रहें, आप वजीरों को चेंज करते रहें, आप सुबह शाम मेहनत करते रहें, जब तक आप निजाम को चेंज नहीं करेंगे। निजाम से मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी को लपेट दें, खुदा ना खास्ता, कुछ जिन चीजों का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आए, आप जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसमें रिफॉर्म्स लेकर आए, वो नहीं लेकर आएंगे इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। और वो रिफॉर्म्स जिसका अपने मंशूर में वादा करते रहे खान साहब, अगर वही रिफॉर्म्स कर लें तो उससे भी बहुत ज्यादा बेहतरी आ जाए।